परी की जादुई सर्दी की टोपी। बहुत समय पहले की बात है, जब वर्षा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी और वर्षा की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहा करती थी। वर्षा जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आती थी। कुछ लकड़ियों को वो अपने लिए इस्तेमाल कर लेती थी, उन्हें जलाकर चूल्हे पर खाना बनाती थी और कुछ लकड़ियों को जला लेती थी और कुछ लकड़ियों को वो बेच दिया करती थी। ठंड का समय चल रहा था, सभी लोगों ने ऊनी कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वर्षा और उसकी माँ के पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे। वो दोनों माँ बेटी ठंड में टूटी फूटी झोपड़ी में ठिठुरते हुए रहती थी। कुछ दिन तो वो लकड़ी जलाकर अपनी ठंड दूर कर लेते हैं, पर ठंड के मौसम में सूखी लकड़ी मिलना बहुत मुश्किल होता था। जो भी सूखी लकड़ी वर्षा जंगल से लेकर आती थी, वो उन्हें गांव में लोगों को बेच देती थी। ठंड बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए लोग लकड़ी जलाने के लिए वर्षा से लकड़ी खरीद लेते थे और बदले में उसे थोड़े बहुत पैसे दे देते थे। उन पैसों से वर्षा घर के लिए अनाज भरवा लेती थी और कुछ पैसों से माँ की दवाइयाँ ले आती थी। इसी तरह वर्षा अपने घर का गुजारा चला रही थी। वर्षा, आज मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ लकड़ी काटने में मदद नहीं कर सकती हूँ। तुम अकेले जाकर जितने हो सके उतने लकड़ी ले आना, मैं तब तक घर का ध्यान रखती हूँ। आप चिंता मत करो माँ, आप आराम करो, मैं जंगल से लकड़ी लेकर आ जाऊंगी। मैंने खाना बना कर रख दिया है, आप गर्मा गर्म खा लेना। घर के बाहर बहुत ठंड है, मैं दरवाजा बाहर से बंद कर देती हूँ। ठीक है बेटी, जंगल में तुम अपना ध्यान रखना, वहाँ पर जंगली जानवर है। जंगल में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। माँ, आप चिंता मत करो, मैं बस थोड़ी ही देर में लकड़ी लेकर वापस आती हूँ, आप मेरा इंतजार करो। इतना कहकर वर्षा जंगल के लिए अकेली निकल जाती है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बाहर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। चारों तरफ धुंध हो रही थी। सभी लोग अपने अपने घर में बंद थे, परंतु अपना जीवन यापन करने के लिए वर्षा को इतनी ठंड में भी जंगल से लकड़ी काटने के लिए जाना पड़ रहा था। इससे पहले वर्षा जंगल में कभी अकेले नहीं गई थी। जंगल में चारों तरफ कोहरा हो रहा था, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जंगल पहुंचने के बाद वर्षा कुल्हाड़ी लेकर पेड़ से सूखी सूखी लकड़ियां काटने लगती है कि तभी जंगल में रहने वाले एक भालू को जंगल में कुछ आवाज सुनाई देती है और वो आवाज सुनकर सोचने लगता है। अरे वाह, लगता है आज बहुत दिनों के बाद जंगल में खुद शिकार मेरे पास चलकर आया है। इतनी ठंड में पता नहीं जंगल में कौन आया है, मुझे वहाँ पहुँचकर देखना चाहिए। भालू अपने बड़े से शरीर को लेकर धीरे धीरे वर्षा की तरफ आगे बढ़ रहा था। वर्षा पेड़ काटने में इतनी मगन थी कि उसे भालू के आने का पता ही नहीं चला। अरे वाह, लड़की इतनी ठंड में जंगल में अकेले मेरा शिकार बनने आई है। लगता है भगवान मुझ पर बहुत मेहरबान है, तभी तो भगवान ने तुम्हें इस जंगल में मेरा शिकार बनाकर भेज दिया है। लगता है तुम्हें जंगल के जंगली जानवरों के बारे में पता नहीं है, तभी तुम इस जंगल में फंस गई हो। जैसे ही भालू वर्षा को ये सब कहता है, वर्षा भालू को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और कांपने लग जाती है। कांपते हुए वर्षा भालू से कहती है, देखो भालू, मैं यहाँ पर तुम्हारा शिकार बनने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर जंगल से सूखी लकड़ी लेने आई हूँ। वहाँ झोपड़ी में मेरी माँ बीमार है, मुझे उनके लिए दवाइयाँ खरीदनी है। मुझे लकड़ी लेकर घर जाने दो, मैं माँ को दवाई देकर वापस आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे खा सकते हो। अगर मैं लकड़ी लेकर घर वापस नहीं गई तो मेरी माँ मेरा इंतजार करते करते मर जाएगी। मैं तुम्हें जंगल से जाने नहीं दूंगा, तुम मेरा शिकार हो। प्लीज भालू जी, मुझे जाने दो, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं लौटकर आपके पास वापस आऊंगी। वाह 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 वाह, आज तक मैंने तुम्हारे जैसा शिकार नहीं देखा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? तुम्हारा क्या भरोसा, तुम लौट कर आओ या ना आओ। देखो भालू, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें खुद को खाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मेरी माँ मेरे आने की राह देख रही होगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, घर जाकर माँ को दवाई देकर मैं वापस जंगल में आऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना।
लड़की, तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। जब से मैं तुम्हारे पास आया हूँ तब से तुम अपनी माँ के गुणगान कर रही हो। लगता है तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो। मैंने आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं देखा जो अपनी माँ से इतना प्यार करता है। मैं तुम्हारी इस इंसानियत से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम अपने घर वापस जा सकती हो, और हाँ, ये सूखी लकड़ी भी अपने साथ ले जाओ। इतना कहकर भालू वहाँ से चला जाता है और वर्षा सूखी लकड़ियाँ उठाकर अपने कंधे पर रख लेती है और उन्हें अपने घर ले जाने लगती है। तभी रास्ते में वर्षा देखती है कि एक शेर हिरण के ऊपर वार करने ही वाला होता है। वर्षा जल्दी से लकड़ियों को नीचे फेंकती है और उस हिरण की जान बचा लेती है। ए लड़की, लगता है तुझे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है, जो तूने अपनी जान खतरे में डालकर हिरण की जान बचा ली है। लेकिन कोई बात नहीं, हिरण तो मेरे मुंह से बचकर निकल गया, पर अब मैं तुझे खाऊंगा। देखो शेर, ये हिरण 2 बच्चों की माँ है। अगर इसको कुछ हो गया तो इसके 2 बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं ऐसा होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने हिरण को बचाने का फैसला लिया था। तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैंने देखा कि तुम भालू का शिकार बनने वाली थी, पर तुमने अपनी माँ की जान बचाने के लिए भालू से विनती करी कि वो तुम्हें अभी के लिए जाने दे, ताकि तुम अपनी माँ के लिए दवाई ले सको। और तुमने भालू से ये भी कहा कि तुम कल फिर वापस आओगी, तब वो तुम्हें खा ले। शेर इतना कहने के बाद एक परी के रूप में बदल जाता है। तुम जानती हो वर्षा, तुमने जिस हिरण की जान बचाई है वो हिरण मेरा पालतू हिरण है और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। इतनी सर्दी में तुम जंगल में लकड़ी काटने के लिए आई हो और सभी लोग अपने घरों में ठंड की वजह से बंद है। तुम्हारे शरीर पर तो ज्यादा कपड़े भी नहीं है। इतने संघर्ष भरे जीवन में भी तुम कोई शिकायत नहीं करती हो। तुम्हारी दयालुता देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे सच में मदद करना चाहते हो तो कृपया करके मेरी माँ को बिल्कुल स्वस्थ कर दो। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें परेशानी में बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर चलो। देखो वर्षा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ, पर हाँ, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। तुम ये जादुई टोपी ले जाओ। ये टोपी तुम्हारी बहुत मदद करेगी, पर हाँ, तुम कभी इस टोपी का गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो ये गायब हो जाएगी। वर्षा परी से वो जादुई टोपी ले लेती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। जब वर्षा अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर से छोटे से घर में बदल गई है। घर के अंदर उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ है। ये देखकर वर्षा अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, आप बिल्कुल ठीक हो गई हो। मैं बस यही चाहती थी। आपको पता है माँ, आज जंगल में मेरे साथ क्या क्या हुआ। वर्षा अपने साथ हुई सारी दुर्घटना अपनी माँ को सुनाती है। वर्षा की माँ वर्षा को गले से लगा लेती है क्योंकि उसकी बेटी मौत के मुंह से लड़कर आई थी। वर्षा अपनी माँ को जादुई टोपी की बात बताती है। माँ, आपको पता है ये टोपी जादुई है। इस टोपी से हम कुछ भी मांग सकते हैं। इसके बाद वर्षा जादुई टोपी का इस्तेमाल करती है और अपने लिए कुछ गर्म कपड़े और माँ के लिए गर्म कपड़े मांगती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर गर्म कपड़े आ जाते हैं। ये देखकर वर्षा और उसकी माँ को टोपी का जादुई होने पर विश्वास हो जाता है और वो दोनों माँ बेटी परी को धन्यवाद देते हैं। अब वर्षा की जीवन से सारी समस्याएं खत्म हो जाती है और वो अपनी माँ के साथ एक सुखी जीवन बिताने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। जौनपुर में संगीता अपनी गरीब माँ विमला के साथ रहा करती थी। विमला अपनी बेटी का अकेले ही पालन पोषण करती थी। वो सड़क पर कचौड़ी बेचकर पैसे कमाया करती थी। संगीता सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, जहाँ पर लड़कियाँ अच्छे घरानों से आया करती थी और संगीता का मजाक उड़ाया करती थी। साथ ही साथ उसको परेशान भी किया करती थी। सारे बच्चे सुनो, कचौड़ी पूरी खा लो क्योंकि कचौड़ी वाली हाजिर है। हमारे स्कूल में कैंटीन की क्या जरूरत है जब हमारे पास इतनी अच्छी कचौड़ी पूरी बेचने वाली है। मुझे इसकी कचौड़ी पूरी खाने का मन नहीं है। मैं तो अपनी हेल्दी डाइट लूंगी। आई बड़ी कचौड़ी पूरी वाली। और हमेशा संगीता को क्लास की लड़कियां ऐसी ही परेशान किया करती थी। लेकिन इसके बाद क्लास में क्लास टीचर आ जाती है और सभी को हंसता देखकर क्लास टीचर सबकी डांट लगाती है।
तुम सभी बच्चे क्लास में पढ़ने के अलावा बाकी सारे काम करते हो और एक संगीता को देखो, वो कितनी होशियार है और साथ ही साथ कितने नंबर के साथ फर्स्ट आई है। तुम लोगों को बस अपने माता पिता के पैसे खराब करने आते हैं। अरे संगीता से सीखना चाहिए कि ऐसे वक्त में भी इतने अच्छे से पढ़ाई करती है और फर्स्ट आती है। क्लास टीचर की सारी बातें सुनकर बच्चे बहुत गुस्से में आ जाते हैं। आज टीचर की बात तुमने सुनी और टीचर हमें डांट रही थी, तब संगीता कैसे हंस रही थी। मुझे लगता है उसे मजा चखाना चाहिए। इस कचौड़ी वाली से हमें छुटकारा लेना ही पड़ेगा, वरना ये हमें ऐसे ही डांट पड़वाती रहेगी। चलो उसको ढूंढते हैं और उसकी पिटाई लगाते हैं। सारी लड़कियां मिलकर संगीता को ढूंढ लेती है और उसको बहुत मारती है। इतनी मार खाने के बाद संगीता बेहोश हो जाती है। चलो अब मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने आज अपनी इंसल्ट का हिसाब इससे ले लिया। आज के बाद इसको याद रहेगा कि कभी भी हम में से किसी को भी हंसकर नहीं दिखाएगी, और अगर दिखाएगी भी तो इसे आज का दिन याद आ जाएगा। संगीता बेहोशी से उठती है और उठकर चुपचाप अपने घर चली जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और सभी बच्चे इस तरह स्कूल आते जाते रहते हैं। एक दिन क्लास की लड़कियां क्लास में अपने महंगे महंगे खिलौने लेकर आती है। कोई गुड्डा लाता है तो कोई गुड़िया, कोई बंदूक लाता है तो कोई तलवार। क्लास की लड़कियां ये सारे खिलौने एक दूसरे को दिखा रही होती हैं, लेकिन संगीता के पास कुछ ना होने के कारण संगीता चुपचाप बैठी रहती है। सभी लड़कियां संगीता के पास आती है और उससे कहती है, कचौड़ी वाली को तो देखो कैसे खाली हाथ बैठी है। अरे इसके पास तो एक सस्ती सी गुड़िया भी नहीं है। तुम्हें पता है ये हमारे वो खिलौने हैं जो हम सिर्फ बाहर लेकर आते हैं। हमारे अच्छे अच्छे खिलौने तो हमारे घर पर ही रखे हैं जो बहुत महंगे हैं और मेरे पापा विदेशों से लाते हैं। तुम किसे बता रही हो जिसे इसकी समझ भी नहीं है? इसने कहाँ इतने महंगे महंगे खिलौने देखे होंगे, और खेलने की बात तो दूर है, इसने तो छुआ भी नहीं होगा। सुनो सभी, मेरा बर्थडे आने वाला है। मेरे पापा मेरे लिए बाहर से महंगे खिलौने और ड्रेस आदि मंगवाएंगे। तुम्हारे बर्थडे पर हम बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन तुम इस गरीब को अपने यहाँ पर मत बुलाना, वरना ये हमारी बेइज्जती करवा देगी। नहीं नहीं, इसको बुलाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर पड़े बर्तन यही तो साफ करेगी। तुम इसको क्यों परेशान कर रही हो? क्यों ना हम इसको अमीर लोगों की पार्टी एंजॉय करने का एक मौका दे, ताकि इसको भी पता चले कि अमीरों के बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होते हैं। तो अब बताओ संगीता, बर्थडे में आना पसंद करोगी? अगर तुम सब मुझे बुलाना चाहते हो तो मैं जरूर आऊंगी। संगीता का बहुत बड़ा सपना था कि वो बड़ी बड़ी पार्टी अटेंड करे, और इसी वजह से वो लड़कियों की बातों में आ जाती है और उनके बर्थडे में जाने के लिए तैयार हो जाती है। संगीता एक साफ दिल की लड़की थी, जिसे उन लड़कियों की बातें समझ न आ सकी कि वो संगीता की बेइज्जती करने के लिए उसे बुला रहे हैं, और इस बात से बेखबर संगीता उनके एक बार कह देने पर उनके बर्थडे में चली जाती है। और जब संगीता बर्थडे पार्टी में पहुंचती है तो देखती है कि सभी बहुत अच्छे से तैयार होकर आए हुए हैं, लेकिन संगीता अपने साधारण कपड़ों में वहां पर पहुंच जाती है और साथ में वो एक मामूली सा गिफ्ट भी ले जाती है। संगीता को देखकर सभी लड़कियां संगीता के पास आती है। मैंने कहा था ना, ये हमारी बेइज्जती जरूर करवाएगी, और वही हुआ। देखो, ये गरीब मेरे बर्थडे पार्टी में अपने फटे हुए कपड़े पहन कर आ गई। मुझे लगा था कि ये बर्थडे पार्टी में तो कम से कम ढंग के कपड़े पहन कर आएगी, लेकिन ये तो बिल्कुल मजबूर है अपनी आदत से। ये कचौड़ी वाली है और ये ऐसे ही कपड़े पहनती है। हमें इसे यहाँ पर बुलाना ही नहीं चाहिए था। कपड़े तो खराब है, साथ में गिफ्ट भी लाई होगी, वो भी सस्ता सा गिफ्ट होगा, चाहो तो खोल लो। मुझे इसकी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। इसका लाया हुआ गिफ्ट तो मेरे घर की नौकरानी को भी पसंद नहीं आएगा, तो मुझे तो बहुत दूर की बात है। इस तरह सभी लड़कियां संगीता का बहुत मजाक उड़ाते हैं और उस पर हंसते हैं, लेकिन संगीता वहां पर अपना एक आंसू नहीं निकालती और चुपचाप खड़ी रहती है। और जैसे ही केक कटिंग होता है तो सभी बच्चों को केक दिया जाता है, और जैसे ही संगीता को केक देने की बारी आती है तभी उनमें से एक लड़की कहती है, ये ले केक खा ले संगीता, तूने ऐसा केक अपनी जिंदगी में कभी भी छुआ भी नहीं होगा। मुझे इसको केक खाते हुए देखना है कि ये कैसे लपक कर केक खाएगी। अब संगीता मजबूर हो जाती है कुछ बोलने पर। वो कहती है,
तुम सारी अमीर लड़कियां हमेशा गरीब लड़कियों का मजाक उड़ाती हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। अगर मुझे पता होता तुम सब मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो तो मैं इस बर्थडे पार्टी में कभी नहीं आती। तुम सब गरीब लोगों से भी बुरे हो, लेकिन तुम सबको मैं अपने बर्थडे पर जरूर बुलाऊंगी। और तुम देख लेना कि गरीबों का दिल कितना अच्छा होता है और हम कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते। मेरा बर्थडे 1 हफ्ते बाद है, तुम सब जरूर आना। वाह, सभी लड़कियों ने सुना कि संगीता ने क्या कहा, ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि गरीबों के सपने इतने बड़े बड़े कैसे होते हैं और इसके पास हमें खिलाने के लिए इतने पैसे होंगे भी या नहीं। लेकिन हमारी शर्त है, हमें साफ सुथरा केक खाना है। ये मत करियो कि तू हमें अपने घर बुलाकर सस्ता सा केक खिला दियो। चलो हम भी देख लेंगे गरीबों का बर्थडे कैसे मनाया जाता है। इतनी सारी बातें होने के बाद संगीता अपने घर आ जाती है। आपको पता है, आज मैं अपनी गलती की वजह से उन लड़कियों के बर्थडे में चली गई और उन अमीर लड़कियों ने मेरी इज्जत का फलूदा बना दिया माँ। और उनकी इस हरकत की वजह से मैंने उन्हें अपने बर्थडे पर आने के लिए कहा। अब आपको मेरी मदद करनी होगी, वरना हम गरीबों का ऐसे ही मजाक होता रहेगा माँ। अरे बेटी, इतनी चिंता क्यों करती है मेरी बेटी। मैं तो तेरे दोस्तों को बहुत अच्छे से कचौड़ी पूरी सब खिलाऊंगी और बहुत अच्छा एक केक भी कटवाऊंगी। मुझे एक पार्टी में कचौड़ी पूरी का स्टॉल लगाने का मौका मिला है। मेरे पास अभी इतने पैसे हैं कि मैं तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करवा सकती हूँ। आप बहुत अच्छी हो माँ, आपने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। अब मैं अमीर लड़कियों को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके दिखाऊंगी। अपनी बेटी की खुशी के लिए विमला पार्टी में अपना स्टॉल बहुत अच्छे से लगाती है और सभी लोग स्टॉल को एंजॉय करते हैं। लेकिन पार्टी के बाद मालिक पैसे देने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद विमला रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। मालिक, मेरी बेटी का जन्मदिन है और मुझे उसका जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है, वरना उसके दोस्त उसे सुना सुना कर पागल कर देंगी। हे भगवान, मेरी मदद करो, मैं अपने बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाऊंगी। विमला अपनी ये सारी बात कह कहकर बहुत जोर जोर से रो रही होती है कि तभी रास्ते से गुजर रही एक परी विमला को रोता देखकर उसके पास आती है और कहती है, सुनो, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत अच्छी माँ हो और साथ में एक अच्छी औरत भी हो और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये लो, ये जादुई केक, इसकी मदद से तुम जो चाहो वो तुम इससे मांग सकती हो और इस जादुई केक की मदद से तुम अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हो। मैं आपका धन्यवाद दिल से करना चाहती हूँ। आपने मेरी बहुत सहायता की और आपके इस जादुई केक की मदद से मैं अपनी बेटी को खुश कर पाऊंगी। फिर परी वहाँ से चली जाती है। विमला परी का जादुई केक लेकर अपने घर चली जाती है। हे जादुई केक, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। मेरी बेटी को एक सुंदर परी की तरह तैयार कर दो और मेरा घर एक बड़े से घर में बदल दो, जिसमें खाने के सारे व्यंजन रखे हो, जैसे कि चाउमीन, मोमोज, सैंडविच, बर्गर, पिज्जा आदि। और तभी संगीता एक परी की तरह तैयार हो जाती है और साथ ही साथ उसका पूरा घर इतने सुंदर घर में बदल जाता है कि दोनों माँ बेटी देखती रह जाती है। साथ ही साथ सारे व्यंजन लाइन से लग जाते हैं। इस तरह शाम को बहुत बड़ी पार्टी होती है और संगीता के सारे दोस्त आते हैं और उसका घर देखते रह जाते हैं और संगीता का बर्थडे संगीता की सोच से भी ऊपर सेलिब्रेट होता है। क्यों मेरी अमीर दोस्तों, तुम लोगों का मुंह बंद रह गया ना? मेरे इतने बड़े और सुंदर घर में मेरा बर्थडे एंजॉय तो कर रही हो ना? मैंने कहा था ना कि हम गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है और मैं तुम्हें ये सिखाना चाहती हूँ कि कभी भी अपने पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए और न ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। इंसान होने के नाते हमें इंसानों की फीलिंग्स को समझना चाहिए। संगीता अपने दिल की बात कहकर बहुत सेटिस्फाई होती है और अपनी इतनी अच्छी पार्टी देने के बाद संगीता को किसी बात का कोई रिग्रेट नहीं रहता और साथ ही साथ सभी बहुत एंजॉय करते हैं और अब संगीता के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। और जब भी संगीता को कुछ चाहिए होता तो वो अपने जादुई केक से कहकर मांग लेती। अब संगीता के पास दुनिया की सारी खुशियाँ होती है और संगीता को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला भी मिल जाता है और साथ ही साथ संगीता अपनी माँ के लिए जादुई केक की मदद से एक केक की दुकान खुलवा देती है और अपनी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत करती है।